नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। विधायक प्रभु चौहान ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई। जल जीवन मिशन योजना के कार्य का शुभारंभ विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने किया। कर्नाटक भर्ती परीक्षाओं के दौरान हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं, मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा। बेंगलुरु में टीसीएस कार्यालय को पूर्व कर्मचारी से बम की झूठी धमकी मिली है। जेडीएस कार्यालय के बाहर लगे बिजली चोट वाले पोस्टर पुलिस ने हटा दिए। पीएम मोदी आदमी की पहचान में टॉप क्लास, शिवराज तो अमिताभ बच्चन से भी आगे। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी का संदेश, सिर्फ भाजपा बना सकती है 21वीं सदी का विकसित मध्य प्रदेश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने बेंगलुरु में नए अध्यक्ष के रूप में विजेंद्र येडियुरप्पा से मुलाकात की और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर बधाई दी। प्रभु चौहान ने कहा, अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की तरह विजेंद्र में लोगों को आकर्षित करने की शक्ति है, क्योंकि वह बहुत सक्रिय है और संगठन बनाने में माहिर है। उनके काम को देखकर वरिष्ठों ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया। उन्होंने कहा कि वह इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएंगे। शिकारीपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विजेंद्र एक युवा संगठन करता है, जिन्हें पार्टी में हर कोई पसंद करता है और सभी समुदायों द्वारा उनका समर्थन किया जाता है। उनकी नियुक्ति से पार्टी को नया जोश मिला है। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूत होगी। इस मौके पर विधायक शरणु सलगार समेत अन्य मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन योजना हर घर तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था है। घर घर पाइपलाइन के माध्यम से पर्याप्त जलापूर्ति की जाती है। इसलिए यदि यह कार्य साफ सुथरा बनाया जाए तो गांव में किसी का भी घर पानी से वंचित नहीं रहेगा। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने कहा। उन्होंने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मुतंगी गांव में 1 करोड़ 55 लाख की लागत से जल जीवन मिशन के कार्य का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर गांव में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की आशा से जल जीवन मिशन शुरू किया है। इस परियोजना का लाभ सभी को उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की पृष्ठभूमि में यह परियोजना शुरू की गई है। भविष्य में पीने के पानी की कमी न हो, इसके लिए इसे लागू किया गया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के द्वारा राज्य में विभिन्न बोर्डों और निगमों के लिए आयोजित आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान पालन किए जाने वाले ड्रेस कोड के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा कि कोई प्रतिबंध नहीं है। परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने पर इससे पहले मंगलवार को केए ने ड्रेस कोड की घोषणा की, जिसमें अन्य नियमों के अलावा परीक्षा के दौरान सिर को ढकना शामिल नहीं था। घोषणा के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित राजनेताओं और अन्य लोगों ने आलोचना की। मंत्री ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट का अभिप्राय यह है कि कदाचार की अनुमति देने वाले परिधानों की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि हिजाब से मुंह या चेहरा नहीं ढकता। इसलिए धोखाधड़ी के लिए ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग करना संभव नहीं है। केए द्वारा राज्य भर में 18 और 19 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं से पहले आदेश जारी किया गया था और कहा गया था कि ब्लूटूथ डिवाइस से जुड़े कदाचारों को रोकने के लिए सिर, मुंह या कान को ढकने वाले किसी भी परिधान या टोपी पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश इस साल की शुरुआत में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए धोखाधड़ी की शिकायतें मिलने के बाद जारी किया गया। मंत्री सुधाकर ने कहा कि हिजाब पहनने वाली महिला उम्मीदवारों को 1 घंटे पहले केंद्रों पर रिपोर्ट करना होगा और उन्हें उचित तलाशी से गुजरना होगा और इस वर्ष अधिक मेटल डिटेक्टर पेश किए जाएंगे। ये नियम कोई नए नहीं है, ये पहले भी अस्तित्व में थे। हम सिर्फ सतर्कता बढ़ाना चाहते हैं। अनावश्यक टोपी या स्कार्फ पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन यह हिजाब पर लागू नहीं होता। मंगलवार 14 नवंबर को बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस परिसर में बम की झूठी धमकी वाली कॉल मिलने के बाद दहशत फैल गई। मामले की पुलिस जांच में पता चला कि एक पूर्व कर्मचारी ने कथित तौर पर कंपनी के प्रति नाराजगी के कारण कॉल किया था। पुलिस कर्मचारी की तलाश कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब ऑफिस कैंपस के बी ब्लॉक में कॉल आई तो कर्मचारी ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे। उन सभी को तुरंत कैंपस परिसर से बाहर ले जाया गया और पुलिस को सूचित किया गया। परपना अग्रहारा पुलिस एक बम निरोधक दस्ते और एक कुत्ते के दस्ते के साथ मौके पर पहुंची, जिसने परिसर के अंदर किसी भी विस्फोटक की खोज शुरू कर दी।
हालांकि कैंपस के अंदर कुछ नहीं मिला और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच में कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी की ओर इशारा किया गया। वह कर्नाटक के हुबली जिले की रहने वाली है और उसने गुस्से में फोन किया था। बेंगलुरु पुलिस ने मंगलवार रात बेंगलुरु में जेडीएस मुख्यालय के बाहर लगाए गए बिजली चोर वाले पोस्टर हटा दिए। ये पोस्टर जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आए, क्योंकि उन्होंने अपने आवास की दिवाली रोशनी को बिजली के खंभे से जोड़ रहा था। बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम के अधिकारियों द्वारा बेस्कॉम विजिलेंस जयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि एचडी कुमारस्वामी ने अपने जेपी नगर आवास की दिवाली रोशनी को बिजली के खंभे से अवैध रूप से जोड़ दिया है। कांग्रेस ने इस बारे में एक वीडियो और फोटो के साथ एक्स पर पोस्ट किया था। आपराधिक जांच विभाग सीआईडी ने एक शहर सिविल और सत्र अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की है, जिसमें कहा गया कि कर्नाटक भूमि विकास निगम केबीडीसी को एक रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दिए गए 97 करोड़ रुपए से अधिक का दुरुपयोग किया गया है। सीआईडी ने कहा कि आरोपी आर लीलावती, पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर बीके नंजप्पा, महाप्रबंधक पीडी सुब्बप्पा, कार्यालय अधीक्षक और कर्नाटक भूमि विकास निगम बेंगलुरु के अन्य स्टाफ सदस्यों ने पैसे का दुरुपयोग किया। आरोपियों ने रोजगार योजना के लाभार्थियों से आरटीजीएस फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और उनके बैंक खातों में 5 लाख से 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने अपने स्वामित्व वाली सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेस, हरिनीता एंटरप्राइजेस, आंशिका एंटरप्राइजेस और न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेस जैसी कंपनियों को भारी मात्रा में नकदी हस्तांतरित की। भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु में कार्यरत आर मंगला द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में 51वें अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत कुमार के समक्ष रिपोर्ट दायर की गई थी। वह इस मामले की मुख्य आरोपी लीलावती की बहन है। अंशिका एंटरप्राइजेस, हरिनीता क्रिएशंस, न्यू ड्रीम्स एंटरप्राइजेस और सोमनाथेश्वर एंटरप्राइजेस से 91 लाख रुपए की राशि बेंगलुरु के आईआईएससी स्थित कैनरा बैंक की शाखा में मंगला के खाते में स्थानांतरित की गई है। रोकते समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दतिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने बीजेपी और उसके नेताओं पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का काम देखिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का काम कानून का पालन कराना होता है, लेकिन वो दिन भर फिल्में देखते हैं। कौन क्या पहनता है, उनको इसकी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। दूसरे विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता शिवराज सिंह चौहान हैं। एक्टिंग में वह अमिताभ बच्चन से आगे हैं और काम की बात करें तो असरानी बन जाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, मोदी जी देश से पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने ही दुख से दुखी रहते हैं, दिन भर रोते रहते हैं, लेकिन मोदी जी आदमी की पहचान में टॉप क्लास है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के कायरों और गद्दारों को इकट्ठा करके अपनी ही पार्टी में ले लिया है। प्रियंका ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दे रही है और एक बार फिर से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को होने वाली है। राज्य में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने इस चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया। अब पीएम मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन मध्य प्रदेश की जनता से एक खास अपील की है। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि सिर्फ भाजपा 21वीं सदी का विकसित मध्य प्रदेश बना सकती है। पीएम ने अपने संदेश में लिखा, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए इस बार का प्रचार अभियान नहीं बल्कि जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने का अभियान बहुत ही खास रहा। मैं राज्य के कोने कोने में गया, अनेकों लोगों से मिला, संवाद किया। लोगों में भाजपा के प्रति जो स्नेह है, भाजपा पर जो आस्था है, वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। मध्य प्रदेश की नारी शक्ति इस चुनाव में आगे बढ़कर भाजपा का झंडा बुलंद कर रही है। जिस तरह महिला सशक्तिकरण भाजपा की प्राथमिकता है, उसी तरह महिलाओं ने भाजपा सरकार की वापसी को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी मंगलवार की रात जयपुर पहुंची है। वह 5 दिनों तक वहां रहेंगी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन वह वहां पहुंची, उसी दिन सीएम अशोक गहलोत ने बैठक की और इसके बाद गहलोत और सचिन पायलट की तस्वीरें जारी की गई। सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी जयपुर की निजी यात्रा पर गई हैं, लेकिन अटकलें हैं कि वह सुनिश्चित करने के लिए वहां गई हैं कि मतदान से पहले राज्य में कांग्रेस का घर व्यवस्थित है या नहीं। सोनिया गांधी जयपुर के लग्जरी होटल राजविलास में रुकेंगी। उनके वहां पहुंचते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे मिलने पहुंचे। बीमारी की वजह से अस्पताल में लंबा समय बिताने के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल से छुट्टी मिलते ही राहुल गांधी के साथ मंगलवार को अचानक जयपुर जा पहुंची। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी अभी कुछ दिन जयपुर में रहेंगी। जानकारी के मुताबिक उन्हें दिल्ली से जयपुर जाने की सलाह डॉक्टर ने दी है, क्योंकि सोनिया गांधी को सांस संबंधी समस्या है और दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण की वजह से डॉक्टरों ने उनको यहां से दूर रहने की सलाह दी है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से पिछले 3 दिनों से भी ज्यादा समय से उसके अंदर फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयासों को उस समय झटका लगा जब एस्केप टनल बनाने के लिए शुरू की गई ड्रिलिंग को ताजा भूस्खलन के चलते रोकना पड़ा। अधिकारियों ने उत्तरकाशी में बताया, मंगलवार रात 12:30 बजे तक मलबे में बड़े व्यास के माइल्ड स्टील पाइप डालने के लिए ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन भूस्खलन होने के कारण उसे बीच में रोकना पड़ा। इसी बीच सिलक्यारा सुरंग में ड्रिलिंग के लिए स्थापित की गई आगर मशीन भी खराब होने की सूचना है। इससे पहले मंगलवार रात को भी सुरंग में ऊपर से मलबा गिरा। इसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति में बचाव कार्य में लगे 2 मजदूर मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सुरंग के बाहर बनाए गए अस्थायी अस्पताल में ले जाना पड़ा। डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून में बताया कि भारतीय वायुसेना से बात की गई है और जल्द ही दिल्ली से इससे बड़ी मशीनें मौके पर भेजी जाएंगी, जिससे मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सकेगा। दिल्ली से 2 हरक्यूलिस प्लेन बचाव कार्य के लिए सामान लेकर घटनास्थल के निकट स्थित चिन्यालीसगौड़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से उन्हें सिलक्यारा लाया जाएगा। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय के पार्थिव शरीर को 2 बजे चार्टर से लखनऊ ले जाया जाएगा। उनके शरीर को मुंबई एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस के अंदर लाया जाएगा। उनका शरीर करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच कोकिलाबेन अस्पताल से निकलेगा। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया। कंपनी ने इस बारे में बयान जारी कर बताया था कि उनकी तबियत बिगड़ने के बाद रविवार को उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बयान के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सहित विभिन्न बीमारियों से लंबे समय से जूझ रहे सुब्रत राय का दिल का दौरा पड़ने से रात 10:30 बजे निधन हो गया। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय ने खुदरा, रियल एस्टेट और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय, उनके शरीर को मुंबई एयरपोर्ट के गेट नंबर 8 से एम्बुलेंस के अंदर लाया गया। उनका शरीर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच कोकिलाबेन अस्पताल से ले जाया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में सुब्रत राय सहारा का निधन हो गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। यूरोप के देशों में कई जगह इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के अपमान के मामले होते आ रहे हैं। स्वीडन में कुछ समय पहले कुरान के अपमान का मामला सामने आया था। पवित्र पुस्तक के अपमान की बढ़ती घटनाओं और मुस्लिम देशों के क्रोध के बाद डेनमार्क में कुरान को जलाने को गैर कानूनी घोषित करने की योजना पर मंगलवार को चर्चा हुई। डेनमार्क की सरकार ने कहा कि इस तरह के तनाव से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए सार्वजनिक रूप से किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने या अपमान करने की घटना को अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव लाया गया है। संसद की वेबसाइट के अनुसार इस उपाय का उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय के लिए मजबूत धार्मिक महत्व वाले किसी भी पाठ को सार्वजनिक रूप से या व्यापक दायरे से प्रसारित करने के इरादे से अनुचित तरीके से अवैध बनाना है। ऐसे अपराधियों के लिए अधिकतम सजा 2 साल जेल का प्रावधान है। राष्ट्रीय पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस वर्ष 21 जुलाई से 24 अक्टूबर के बीच डेनमार्क में 483 धार्मिक किताबें जलाने या झंडा जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। दरअसल डेनमार्क के एक धुर दक्षिणपंथी नेता ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित तुर्की दूतावास के सामने कुरान की एक प्रति फाड़कर उसमें आग लगा दी थी। इसके बाद सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान और मिस्र समेत लगभग सभी मुस्लिम देशों ने इसकी कड़ी निंदा की थी। मुस्लिम देशों ने इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए स्वीडन और डेनमार्क को कड़े कदम उठाने के लिए कहा था। उत्तर कोरिया सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। अमेरिका प्रतिबंधों के बावजूद किम जोंग उन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वह लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों और उससे जुड़े अन्य घातक परीक्षणों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़े ठोस ईंधन का परीक्षण करके दक्षिण कोरिया और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को कहा कि उसने क्षेत्र में अपने विरोधियों को निशाना बनाने वाले परमाणु सक्षम हथियार विकसित करने की दिशा में काम जारी रखते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए नए ठोस ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा कि देश की सेना से जुड़े वैज्ञानिकों ने मिसाइल इंजन के पहले और दूसरे चरण का शनिवार और मंगलवार को परीक्षण किया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नाना पाटेकर ने फिल्म शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने पहुंचे फैंस को मारा थप्पड़, वायरल हो गया वीडियो। अब समाचार खेल जगत की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, विराट अय्यर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। आखिर में समाचार बाजार के। 3000 रुपए करोड़ का कर्ज नहीं चुका पाया जेपी एसोसिएट्स, आईसीआईसी बैंक को अब ट्रांसफर करेगा हिस्सेदारी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक प्रभु चौहान ने बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई। जल जीवन मिशन योजना के कार्य का शुभारंभ विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने किया। कर्नाटका भर्ती परीक्षाओं के दौरान हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं, मंत्री एमसी सुधाकर ने कहा। बेंगलुरु में टीसीएस कार्यालय को पूर्व कर्मचारी से बम की झूठी धमकी मिली है। जेडीएस कार्यालय के बाहर लगे बिजली चोट वाले पोस्टर पुलिस ने हटा दिए। पीएम मोदी आदमी की पहचान में टॉप क्लास, शिवराज तो अमिताभ बच्चन से भी आगे। मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी का संदेश, सिर्फ भाजपा बना सकती है 21वीं सदी का विकसित मध्य प्रदेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।